नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था बाल विकास के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि बालक का विकास किस किस दौर में किस किस गति से किस किस स्वरूप से निकलता है। तो बालक के विकास के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। तो हमारा मनोविज्ञान में ही टॉपिक है बाल विकास। मनोविज्ञान में ही हम चर्चाएं कर रहे हैं। मनोविज्ञान का ही एक टॉपिक हमारा जिसका नाम है बाल विकास। बाल विकास के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। बाल विकास में मुख्यतः हमने सबसे पहले बालक के विकास का इतिहास पढ़ा कि बालक का विकास सबसे पहले किसने सोचा बालक के विकास के बारे में। उसके बाद में धीरे धीरे आगे हमने वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में पढ़ा, वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। अब हम उसके बाद में हमने वृद्धि और विकास को, सामान्य अंतरों को भी जाना। वृद्धि और विकास की पिछली क्लास की जो वीडियो थी उसमें हमने जाना वृद्धि और विकास के अंतरों को, कि वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, विकास का क्या होता है। उसके बाद में देखिए वृद्धि और विकास के हम जो पढ़ रहे थे उसके बारे में हमारा अगला टॉपिक है बालक के विकास के सिद्धांत। बालक के विकास के सिद्धांत। बालक के विकास के सिद्धांतों में पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। पहला है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा हमारा है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। उसके बाद में है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। उसके बाद में है साथियों समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। उसके बाद में है हमारा दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत। उसके बाद में है हमारा निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। फिर है हमारा चक्राकार, फिर है हमारा चक्राकार विकास का सिद्धांत, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। पहला ही सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, शायद पढ़ लिया था, समान प्रतिमान का सिद्धांत। दोस्तों, आप लोगों ने इस सिद्धांत को पढ़ा। ये सिद्धांत वंशानुक्रम में भी था। किस में था? वंशानुक्रम में भी। वंशानुक्रम में भी हमने इस सिद्धांत के बारे में चर्चाएं की थी, क्योंकि वंशानुक्रम में भी हम बालक के विकास के बारे में ही पढ़ रहे थे, वंशानुक्रम को भी। अब देखिए समान प्रतिमान के सिद्धांत में मैं एक बार पुनः चर्चा कर लेता हूँ कि इस सिद्धांत को दो ही रूपों में रखा जाता है। एक तो प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर। दूसरा इसे हम देखते हैं अवस्थाओं के आधार पर। प्रजाति के आधार पर, दूसरा है अवस्थाओं के आधार पर। प्रजाति के आधार पे हमने पढ़ा था, इस सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि जो पशु हैं उनकी जो प्रजाति होगी वो पशु ही होगी, जो पक्षी हैं उनकी प्रजाति होगी वो पक्षी होगी।
जो मानव है, मानव की जो प्रजाति होगी वो मानव ही होगी। तो ये चीज़ हमने पढ़ी इसमें, क्योंकि जिस जाति के जो जीव हैं वो उसी जाति के जीवों को जन्म देंगे। दूसरा, हमने अवस्थाओं के बारे में पढ़ा कि धीरे धीरे जो अवस्थाओं का क्रम चलता है, जैसे हमने कहा कि सबसे पहले शैशव अवस्था जो सामान्य रूप में हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हमारी है बाल्यावस्था, इनको भी और अलग अलग भागों में बांटते हैं। उसके बाद है किशोरावस्था। मुख्य रूप से बाल विकास में 3 अवस्थाएं अहम भूमिकाएं रखती हैं। तो ये कहता है कि क्रम से चलती है। इससे पहले भी अगर देखें तो गर्भावस्था, ये इसका समझाने का तात्पर्य है कि कोई भी अवस्था है वो अवस्था ऐसा नहीं है कि एक अवस्था को बीच में छोड़ने के पश्चात अगली अवस्था जो है वो नहीं आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये अवस्थाएं क्रम से चलती रहती हैं, एक अवस्था के पश्चात दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ये अवस्थाएं क्रम से चलती हैं। इन अवस्थाओं के बारे में भी सिद्धांत में बताया गया कि प्राणी विश्व के किसी भी कोने में जन्म ले, उसे इन अवस्थाओं से गुजरना ही गुजरना पड़ता है। अगर वो प्रजाति के रूप में है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी जाति का है, चाहे वो मानव जाति का है। तो कहने का मतलब समान प्रतिमान, इस सिद्धांत को हमने वंशानुक्रम में पढ़ा था। वंशानुक्रम में हमने उस आधार पे पढ़ा था। इस सिद्धांत के नाम को ही समझिए तुम लोग, सिद्धांत के नाम को समझिए। समान क्या है? प्रतिमान। प्रतिमान किसे कहते हैं? मॉडल को कहते हैं। किसे कहते हैं? मॉडल। कि जैसे माता पिता हैं उन्हीं के समान उनकी जो आकृति है, उन्हीं को क्या हम कहेंगे? प्रतिमान। इसी कारण से सिद्धांत का नाम भी ये रखा गया, समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद में अगले सिद्धांत के बारे में हम चर्चाएं करें। दूसरा हमारा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत देखिए, आप मनोविज्ञान में पढ़ते हो तो मनोविज्ञान में कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं। क्या होते हैं? शिक्षण सूत्र होते हैं। और शिक्षण सूत्रों में उनमें देखते हैं आप, उसमें होते हैं सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, आगमन से निगमन की ओर। ये कुछ जो शिक्षण सूत्र हैं, इन्हीं शिक्षण सूत्रों पे आधारित होता है लगभग मनोविज्ञान। तो उसमें हमारा एक शिक्षण सूत्र के आधार पर ही इन्होंने विकास के सिद्धांत को बांटा। ये जो हमने पढ़ा है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, इसी शिक्षण सूत्र के आधार पे समझिए आप लोग। शिक्षण सूत्र आप पढ़ते हो मनोविज्ञान में, उसी के आधार पे इसका नाम दिया गया। इस सिद्धांत में कहा गया है कि इस सिद्धांत में कहा गया है कि प्राणी कुछ पहले सामान्य क्रियाएं करता है। क्या करता है? पहले सामान्य क्रियाएं करता है, और सामान्य क्रियाएं करने के पश्चात, पहले सामान्य क्रियाएं करता है और धीरे धीरे उसे किस क्रियाओं की ओर धकेला जाता है? विशिष्ट क्रियाओं की ओर धकेला जाता है। सामान्य क्रियाओं से किसकी ओर धकेला जाता है? विशिष्ट क्रियाओं की ओर धकेला जाता है। सामान्य क्रियाओं से किस ओर धकेला जाता है? विशिष्ट क्रियाओं की ओर धकेला जाता है। ये स्वरूप रहता है इसका। पहले धीरे 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 सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर धकेला जाता है। अब मैं आप लोगों को कहूँ, हम बात किसकी कर रहे हैं? बालक के विकास की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? बालक के विकास की। तो बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर गति कैसे करता है? समझिए इस बात को कि कोई भी बालक है, उस बालक को हम पहले सामान्य क्रियाएं करवाते हैं। सामान्य क्रियाएं बालक करता भी है। देखिए, आप लोग कहते हो बालक को कि बालक चलना सीखता है। सबसे पहले क्या करता है? चलना सीखता है। तो पहले वो रेंग करके चलेगा, गिरेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होगा, फिर
थोड़ा धीरे धीरे चलना शुरू होगा। फिर ये ऐसा तो नहीं कि एक समय अचानक रूप में वह दौड़ने लगा, ऐसा तो नहीं आया। वो धीरे धीरे उसने अपनी गति, जो चलने की गति थी, उस गति को उसने बढ़ाया। तो पहले वो कौन सी क्रियाएं कर रहा था साथियों? पहले वो सामान्य क्रियाएं कर रहा था, और सामान्य क्रियाओं से वो किसकी ओर गति कर रहा था? विशिष्ट क्रियाओं की ओर गति कर रहा था। तो हम कहते हैं कि कोई भी कार्य पहले सरल से कठिन की ओर। मैं एक एग्जाम्पल और दूं आपको विकास के संबंध में ही, कि बालक का जो विकास है वो पहले इन्हीं क्रियाओं के ऊपर आधारित रहता है। आप लेसन प्लान बनाते हो, लेसन प्लान बनाते हो कि नहीं बनाते? लेसन प्लान में साथियों आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ट में जो क्वेश्चन होते हैं, वो जो क्वेश्चन होते हैं वो पूर्व ज्ञान पे आधारित होते हैं। किस पे होते हैं? पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं वो जो क्वेश्चन होते हैं। अब वो जो पूर्व ज्ञान पे आधारित क्यों होते हैं? क्योंकि बालक उन चीज़ों को, जो सरल चीज़ें हैं, उन सरल चीज़ों के बारे में बालक जानता है, और उन सरल चीज़ों से बालक को किसकी ओर धकेला जाए? कठिन चीज़ों की ओर धकेला जाए। उन सामान्य चीज़ों से बालक को किसकी ओर धकेला जाए? उन विशिष्ट क्रियाओं की ओर धकेला जाए। ये बातें इसमें आती है। तो इसीलिए लेसन प्लान जो होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं? पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। पूर्व का जो उनका ज्ञान होता है उसी ज्ञान को आधार रख करके नए क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। उसके बाद में देखिए, तुम लोगों ने, मैं आप लोगों का एग्जाम्पल दूं कि आप लोगों ने खाना खाना सीख लिया, चाहे कोई अवस्था हो, कोई कार्य हो, मान के चलिए तुम लोगों ने जो पहले जो शैशवावस्था में किए थे, क्या वो कार्य आज कर रहे हो? नहीं कर रहे। आप लोगों ने विकास में, हमने शुरुआत में पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे कि बालक का जो विकास है शुरू के जो 3 वर्षों में, कुछ विद्वानों ने कहा कि शुरू के जो 3 वर्ष हैं, उन 3 वर्ष में बालक पूरे जीवन में सीखता है। उसका 50% कितने वर्ष में सीख लेता है? 3 वर्ष में। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सिगमंड फ्रॉइड 4 या 5 वर्ष में कहा। कहने का मतलब कि जो हमारी शैशवावस्था है, कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है। शैशवावस्था का हमने सामान्य मत माना है 0 से 5 या 6 वर्ष का। इस 0 से 5 या 6 वर्ष में ये आयु हमारी आ जाती है, शामिल हो जाती है। अब यहाँ ये आयु शामिल हो जाती है तो हम ये मानेंगे कि शैशवावस्था में बालक का विकास कितना हो गया? 50% हो गया। कितना 50% हो गया? पूरे जीवन में जो सीखना था उसका 50% उसने कब सीख लिया? शुरू की शैशवावस्था में सीख लिया। अब सीखा तो हमने है शैशवावस्था में, खाना खाना हमने शैशवावस्था में सीख लिया था, चलना हमने शैशवावस्था में सीख लिया था, खाना पीना सामान्य क्रियाएं, हमारी जो क्रियाएं थी वो हमने शैशवावस्था में सीख ली थी। खाना पीना, चलना, रहना, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। बालक चलना भी शैशवावस्था में। अब आप कहोगे कि सर चल तो अभी भी इसी अवस्था में भी रहा है। जब आपने चलना सीखा, खाना सीखा, पीना सीखा, वो शैशवावस्था में सीखा, लेकिन धीरे धीरे उस अवस्था से आगे जब गति कर रहा है, मैंने कहा कि 50% विकास कब हुआ? शुरू के 3 वर्षों में हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि 3 वर्षों के में जो 50% विकास हुआ, उसका जो विकास है वो धीरे धीरे अब किसकी ओर बढ़ रहा है? अब परिपक्वता की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? परिपक्वता की ओर। अब विकास तो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हमने एक बात और कही बीच में कि बालक का जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता है। बालक जब से जन्म लेता है तब से लेकर के जो उसका अंतिम पड़ाव होता है, यानी प्राणी अंतिम मृत्यु शैया पे होता है, उस समय भी बालक का विकास चलता रहता है। तो हम यहाँ शैशवावस्था में हमने बात कही कि बालक का विकास यहाँ 50% हो जाता है। तो मैं कहूँ कि आपने खाना खाना सीख लिया था। जब शैशवावस्था में हम खाना खा रहे थे तो हमारा खाना सीधा उठा रहे थे, सीधा माथे की ओर जा रहा था, मुख में प्रवेश नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारा उतना विकास नहीं हुआ था। ना तो उतनी वृद्धि हुई थी और ना ही उतना विकास हुआ था। जब उस अवस्था में, शैशवावस्था में हमारी पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं हुई और ना विकास हुआ, तभी वो खाना हमारे माथे पे जा रहा था। बालक चम्मच से खाना प्रारंभ कर रहा था, खाना पीछे दे रहा था। बालक चलने की कोशिश कर रहा था, बालक चलता चलता गिर रहा था। बालक को कुछ पकड़ने के लिए दिया जा रहा था, मान के चलिए पेन दिया जा रहा था, तो बालक इस तरीके से पकड़ता था।
बालक इस तरीके से पकड़ करके इस तरीके से दीवारों पे चलाने की कोशिश करता था। अब वहाँ पे बालक किस तरीके से, आज की जो अवस्था में बालक को अगर पेन भी दिया जाता है तो वो उन 2 अंगुलियों और एक अंगूठे से उस पेन को आसानी से पकड़ लेता, और जो क्रियाएं उसने सहसावस्था में की हैं वो क्रियाएं वो आज नहीं कर रहा। तो यानी दोस्तों कहने का मतलब, खाना तो तुमने सहसावस्था में ही सीख लिया था, लेकिन आज उस खाने का विकास हो रहा है। विकास मीन्स उसे परिपक्वता की ओर आप गति दे रहे हो, आज उसमें परिपक्वता लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद चलना तो आपने सहसावस्था में ही सीख लिया था, लेकिन आज उसमें क्या है, आज चाल में परिवर्तन है कि नहीं, आसानी से चल लेते हैं, बिना किसी सहारे के चल लेते हैं। तो आज क्या है, आज उस चाल में परिवर्तन जो है वो किसकी वजह से है, परिपक्वता की वजह से है। एकदम से तो आप लोग नहीं दौड़ना प्रारंभ किया होगा, आप लोगों ने धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ किया होगा। एक समय से कोई भी काम है उसके बाद ले लो, आज आप मैथ में अच्छे समीकरण निकाल रहे हो और भी बहुत से ऐसे काम कर रहे हो, यानी आपको पहली क्लास का जो पाठ्यक्रम था वो फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, इसी तरीके से 9वीं का, फिर 10वीं का, इसी तरीके से 12वीं BA ग्रेजुएट, ये सारे कार्यक्रम दिए गए कि नहीं दिए गए, ये किस सिद्धांत के आधार पे दिए गए हैं, ये सारे के सारे कार्यक्रम इसी सिद्धांत के आधार पे दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बालकों को पहले सामान्य क्रियाएं करवाई जानी चाहिए, उसके बाद उन्हें किसकी ओर धकेला जाना चाहिए, विशिष्ट क्रियाओं की ओर धकेला जाना चाहिए। तो बालकों को पहले सामान्य क्रियाओं की ओर और सामान्य से फिर किसकी ओर, विशिष्ट क्रियाओं को गति प्रदान करना चाहिए। अतः बालक क्या करता है, शुरुआत की जो अवस्था है, सहसावस्था में हम बात करें बालक के विकास की और वृद्धि की, उसकी वृद्धि ना तो अब हम उसे कुछ पकड़ने के लिए देते हैं तो बालक उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाता है। क्यों नहीं पकड़ पाता? क्योंकि उसकी जो कोशिकाएं हैं, उसके जो हाथ की जो मांसपेशियों का जो स्वरूप है वो उतना विकसित नहीं हुआ है जितना उस आयु में होना चाहिए। जितना कि किशोरावस्था में होता है उतना शुरुआत की अवस्था में नहीं होता, और जब उतना नहीं होता इसीलिए हम बालक को किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा से दूर रखते हैं, किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी से दूर रखते हैं कि बालक की मांसपेशियों का विकास पूर्ण हो, उसकी जो कोशिकाएं हैं उनका विकास जब पूर्ण होगा तब जाकर के हम धीरे धीरे उसे बड़े कठिन कार्यों की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत में मैंने कहा कि बालकों को सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करवाई जाती हैं, उसके बाद उन्हें विशिष्ट क्रियाओं की ओर धकेला जाता है। आज हम भी देखिए, मैं एक बात आप लोगों को और बताऊं कि हमने कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो आने के बाद सीधे ही पहली बार फेस करते हैं साइकोलॉजी को। अब साइकोलॉजी को हमने अभी तक यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ा। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? साइकोलॉजी के बारे में नहीं, हमने सबसे पहले दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने इसकी एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ा, और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने के बाद हमने उसके उदय को पढ़ा, उदय के पश्चात हमने उसको शिक्षा को पढ़ा, उसके बाद में हमने शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा। शिक्षा मनोविज्ञान में फिर हमने टॉपिक को चुना, पहला टॉपिक बाल विकास का। अरे साथियों, ये क्या है? ये आजकल इस सृष्टि में लगभग 90% जो क्रियाएं हैं, कितनी क्रियाएं? 90% जो क्रियाएं हैं वो इसी सिद्धांत पे आधारित हैं। कौन से सिद्धांत पे? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के आधार। क्योंकि यहाँ पे बालकों को पहले सरल से कठिन की ओर धकेला जाता है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर धकेला जाता है। इस स्वरूप में बालक को आगमन से निगमन की ओर धकेला जाता है। इस स्वरूप में बालक को सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर धकेला जाता है। इसी में सरल से कठिन की ओर धकेला जाता है। इसी में ज्ञात से अज्ञात की ओर धकेला जाता है। तो यह हमारा दूसरा सिद्धांत, जिसका नाम क्या है? सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। अगला कौन सा है हमारा? तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत में देखिए साथियों, तीसरा है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत में मैंने कहा कि इन शब्द जो नाम दिए हुए हैं उन्हीं नामों से समझिए। प्राणी के विकास देखिए हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से शारीरिक विकास, मानसिक विकास,
सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। मुख्य रूप से हम ये 4 पढ़ते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। अब ये जो विकास है, इन विकासों में मैंने एक ही बात कही, मुख्य रूप से ये 4 लेंगे, वैसे और भी बच जाते हैं, वैसे और हम देखते हैं तो सांस्कृतिक बच जाते हैं, वातावरणीय, भौगोलिक कारक, ये अलग हैं। देखिए शारीरिक विकास, इन चारों का आपस में अगर मिलन होगा तो ही प्राणी का एक विकास सही, अपनी सही दिशा में, सही गति में और सही स्वरूप में वो ले जा सकता है। इन चारों का मिलन जरूरी है। अब मिलन कैसे होगा, आप कहोगे कि सर इसमें मिलन कैसे कराएं? पहला है शारीरिक विकास। अब यहाँ ये जो नाम है, इस नाम को आप लोगों ने देख करके ये चीज़ तो निर्धारित कर दी कि प्राणी किसकी बात हो रही है, प्राणी के शरीर की बात हो रही है। किसकी हो रही है? शरीर की। और शारीरिक विकास की जब बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? वृद्धि की हो रही है। किसकी हो रही है? वृद्धि की। और हम किसके सिद्धांत पढ़ रहे हैं? वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? वृद्धि और विकास के सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ एक बात गलत लिख दी, बालक के वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत है ये, बालक के वृद्धि और विकास के सिद्धांत। पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में मान के चलिए किसकी बात कर रहे हैं? शरीर की कर रहे हैं। अब शरीर की बात कर रहे हैं तो शारीरिक मांसपेशियों की वजन की, लंबाई की, भार की बात कर रहे हैं। और शरीर की लंबाई की, वजन की, भार की बात अगर हम कर रहे हैं तो मान के चलिए कि हम वृद्धि की बात कर रहे हैं। और वृद्धि की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? शारीरिक स्वरूप की बात करेंगे। अब हमारा पहला विकास, अब कहोगे कि सर इसका संबंध किसके साथ होना चाहिए? परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका संबंध किसके साथ होना चाहिए? मस्तिष्क यानी मानसिक विकास के साथ होना चाहिए। और मानसिक विकास में हम आसानी से पढ़ते आए हैं, हमने पहले भी विकास में पढ़ा। मानसिक विकास में क्या आएंगे? हमारा मस्तिष्क आएगा, चिंतन की प्रक्रिया आएगी, हमारी मनन की प्रक्रिया आएगी, हमारी बुद्धि आएगी, हमारे संवेग भी इसी में आएंगे, हमारी सूझ का स्वरूप भी इसी में आएगा। ये सारी की सारी क्रियाएं किस में शामिल होंगी? मानसिक विकास में शामिल होंगी। जबकि हम इसमें जो संवेग है, इस संवेगात्मक विकास को अलग से भी पढ़ते हैं। जबकि संवेग जो स्वरूप है वो मानसिक विकास में भी शामिल किए जाते हैं। तो इसमें हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा चिंतन का जो स्वरूप है, हमारा मनन का स्वरूप है, हमारी बुद्धि है, हमारे संवेग है और हमारी सूझ है, इसको हम किस में शामिल करेंगे? मानसिक विकास में शामिल करेंगे। शारीरिक विकास दूसरा हमारा कौन सा है? मानसिक। अब आप कहोगे कि सर इनके संबंध की क्या आवश्यकता है? साथियों, इनके संबंध की आवश्यकता है। मैं यहाँ लिखूँ शारीरिक विकास अकेला। शारीरिक विकास में सारी चीज़ें आ जाएंगी, शरीर से संबंधित जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या आपका मान के चलिए कि आपका किसी तरीके से चोट लग गई, शरीर के किसी प्रकार की चोट लग गई, और चोट लगने के बाद क्या आपका मस्तिष्क प्रभावी होगा कि नहीं होगा? जब आपको चोट लगी तो आपका चिंतन प्रभावी होगा, मस्तिष्क प्रभावी हुआ तो चिंतन प्रभावी हुआ, चिंतन की पहली प्रक्रिया मनन प्रभावी हुई, और जब ये चीज़ें प्रभावी हुई तो आपकी बुद्धि भी प्रभावित हुई, और जब आपकी बुद्धि प्रभावित हुई तो आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? क्रोध आया कि नहीं हुआ? क्रोध आया तो संवेग भी प्रभावित हुए, और फिर आपको अचानक से फैसला या कल्पना करने की क्षमता नहीं रही, और जब आपको अचानक से सोचने की क्षमता नहीं रही, सूझ कहते हैं, जब अचानक से लिया गया फैसला वो क्या कहलाता है? सूझ कहलाता है। जब अचानक से आपको सूझ लेने की क्षमता नहीं रही तो आपके अंदर ये भी खत्म हो गई। तो क्या बताइए, एक प्राणी शरीर से हट्टा कट्टा है, शरीर से स्वस्थ है। कई बार कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, वो इसीलिए कहा जाता है अगर काया सुखी है तो हमारा सब कुछ, हमारा मस्तिष्क भी सही है। काया सुखी है तो हमारा मस्तिष्क भी सही है। ये स्वरूप भी इसमें देखा जाता है, रखा जाता है। तो इसी सिद्धांत के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।